इम्पोर्टेंट है मेजर टेस्ट का डिस्कशन होना, ठीक है। एंड फिर अपन नेक्स्ट क्लास में रेगुलर जो अपना चल रहा है वो हम करेंगे, ठीक है। वो करते रहेंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लूं। किस किस ने टेस्ट दिया था कल का? रेज योर हैंड प्लीज। हाँ, हैंड रेज कीजिए, किस किस ने कल का टेस्ट दिया था। तेरह बच्चों ने दिया था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो भाई ये नंबर बढ़ाओ, ऐसे कैसे चलेगा काम। तुम लोग मेजर टेस्ट नहीं दे रहे हो, इसी में से ही आएगा भाई जेई में। कुछ क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट मिलेंगे यहीं से, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये कम बच्चे दे रहे हैं नीचे कर लीजिए बेटा हाथ, अपना मेजर टेस्ट देना स्टार्ट करो। और अभी सोल्व करने का ट्राई करो फिर भूमिका, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ अभी ट्राई कीजिए, नोटबुक निकाल लो। और अब तो तुम लोगों के टेस्ट चालू हो जाएंगे ना, मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर से। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ पेपर, जिनका एक स्टैंडर्ड है जो जैसे आप लोगों के पेपर में भी आएगा। तो प्लीज उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो उसको सीरियसली लो। आप जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको प्रैक्टिस करो, बस यही है। टॉपिक को रिवाइज करो, है ना, कि क्या गलतियां हो रही हैं, राइट। ऐसे ही होगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। चलिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, गॉट इट। तो देखो इधर, यहाँ पे क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन पूछा है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे तो तुम्हारा वहां से है, रिडॉक्स रिएक्शन से, क्योंकि पूरी 11 थी ना मेरा बेटा। सो आप लोगों को 12th क्लास के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करना था, 11th के नहीं आते थे, इट्स ओके। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है हर एक बच्चे को अटेम्प्ट करना चाहिए था जिन 14-15 ने टेस्ट दिया है। तो कुछ नहीं था, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। तो जिसकी निकालनी होती है उसको एक्स मानते हैं, ठीक है कितने आयरन? 3, तो 3x माइनस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, और कितने हैं? 8। यस और नो? यस मैम। ये तो बहुत सिंपल था, इजी क्वेश्चन। मैं इसको बोलूंगी 16/3। इसकी ऑक्सीडेशन से 16/3 आ जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन में हमारा है 16/3, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये आ जाता है कई बार जेई में भी ऐसा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगी। वो क्या है? आपको बोला है कि दो रिएक्शन है जिनका आर्हेनियस फैक्टर सेम है बट डिफरेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। मतलब आपको ये देख के पता लग गया होगा कि ये कौन से टॉपिक से आया हुआ। ये आया हुआ तुम्हारे आर्हेनियस इक्वेशन से आया हुआ। यस और नो? ठीक है, तो वो कह रहे हैं ए से बी कोई रिएक्शन है, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 20 किलो। प्लीज ध्यान से समझेंगे, सेम आ सकता है पेपर जेई में। और सी से डी में जो जा रहा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 30 किलो जूल। क्लियर है? तो आपको क्या बोला है कि दोनों जो है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर दोनों रिएक्शन का जो टेम्परेचर है तुम थोड़ा सा बढ़ा देते हो, और इस तरीके से बढ़ाते हो कि जो टेम्परेचर होगा दोनों केसेस में वो सेम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? टेम्परेचर दोनों ही, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो सेम होगा। क्या बोल रही हूँ मैं, फिर से सुनो। दोनों रिएक्शन जो हो रही है, अभी 25 डिग्री सेल्सियस है उनका टेम्परेचर। अगर तुम थोड़ा सा बढ़ा दोगे टेम्परेचर को, इस तरीके से बढ़ाना है कि जो चेंज आएगा टेम्परेचर दोनों में, दोनों ही केस में क्या होगा, वो सेम होगा। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक बात देखो, हमारी आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? K = A e⁻⁻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 ⁻
राइट। अगर मैं मान लो इन दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, देखना एक बार, अगर मैं ए से बी का ग्राफ प्लॉट करूं, देखो इधर मैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक बना रही हूँ, तो ए से बी जाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तुम्हें कितनी चाहिए, 20 किलो जूल की चाहिए। क्लियर है। दूसरा वाले केस में देखूंगी तो मैं सी से डी में जा रही हूँ, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, 30, मतलब ज्यादा चाहिए। इसको मैं थोड़ा ऊंचा बनाऊंगी। क्या कहते हो, बात ठीक है? ठीक है क्या? और तुम्हें ये Yes, अच्छे से पता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तुम्हारे नोट्स में है ये वाला पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, तो एक बात बताओ, अभी 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर पे, अगर मैं तुम्हें बोलूं रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, तो ए से बी वाली रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है? बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम है, राइट। अगर मैं मान लो टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। सोचो, देखो इसका तो ध्यान से समझना, इसका तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है 20, कम है, तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन फास्ट है, तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो इतना ज्यादा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा चेंज। गेटिंग माई पॉइंट? जबकि इसमें क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, तो तुम टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कर रहे हो, रेट बढ़ा रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तो ज्यादा टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, सी से डी में। यस और नो? सोच के देखो, बताओ हाँ या ना, या फिर बताओ, बताओ। समझ रहे हो ना? देखो ये तो ऑलरेडी इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, इसका तो रिएक्शन फास्ट ही है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे बहुत ज्यादा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा वेरिएशन। लेकिन अगर तुम सी और सी से डी में जाओगे, इसका क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है, तो तुम टेम्परेचर राइज करा के रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो ज्यादा देखने को कहाँ मिलेगा तुम्हें, सी से, जब तुम डी में जा रहे हो। ओके, तो ए ऑप्शन है, सेकेंड रिएक्शन फास्टर होगा, नहीं फर्स्ट वाला ही फास्टर होगा। देखो ना क्यों, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है। पहले सारे ऑप्शन को देख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर कह रहे हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फर्स्ट इंक्रीज मोर शार्पली, दिस इज इनकरेक्ट। यस और नो, बोलो। यस मैम। ठीक है, हाँ ओके, तो इसमें करेक्ट बताना, ये भी इनकरेक्ट है। सेकेंड रिएक्शन बोला ना, सेकेंड रिएक्शन फास्टर होगी, नहीं फर्स्ट रिएक्शन फास्टर है ना। देखो भाई, यही बोला था ना मैंने, हाँ मैंने यही बोला था, फर्स्ट रिएक्शन फास्टर है, तो ये गलत हो गया। फिर बोल रहा है द सेकेंड रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर वेरिएशन। यस, टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा चेंज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सेकंड वाली रिएक्शन में, यानी कि सी से डी में, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, जल्दी से बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यानी कि आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से सवाल था, आर्हेनियस इक्वेशन। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि आर्हेनियस इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो आपके पेपर भी बन रहे हैं संडे के, वो भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। ठीक है, तो जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया था प्लीज इस क्वेश्चन को नोट्स में नोट डाउन करके रखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, जिंक और मर्करी डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाई? क्यों नहीं दिखाते वेरिएबल वैलेंसी? क्योंकि दे आर सॉफ्ट, दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, या फिर देयर डी शेल आर कंप्लीट, देयर डी शेल आर इनकम्प्लीट। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनके डी शेल क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, तो अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे D10 से, तो बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे आप लोगों को चाहिए होगी। तो मैंने तुम्हें बोला था कि जिंक और इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें नहीं दिखाई देगी। जिंक तो +2 में ही जाता है और मरकरी +1 और +2 दोनों में मिलता है।
तो इसका रीजन क्या है, देयर डी शेल आर कंप्लीट। अगर तुम कंफ्यूज हुए थे तो एक बार सारे ऑप्शन जो है तुम्हें पढ़ना है। वो बोल रहा है कि ये सॉफ्ट होते हैं, इसका रीजन ये नहीं है, सॉफ्ट तो होते हैं बट आपसे पूछे ज्यादा वैलेंसी क्यों नहीं शो करते हैं, है ना, उसका ये रीजन नहीं है कि वो सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से देखनी है कि आप लोग क्या पूछा है और आप क्या मार्क कर रहे हो। चलिए उसके बाद आते हैं बात ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन वैसे तो आइडियली देना नहीं चाहिए था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, ठीक है, बट ठीक है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एडवांस में आ सकता है, जेई मेंस में तो नहीं आएगा, ऐसे मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा बहुत। वैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम ब्रिज कंपाउंड्स भी बोलते हैं क्योंकि एक ये NH2 जो है इन दोनों कोबाल्ट के लिए कॉमन है, इन दोनों के लिए कॉमन है। ऐसे ही O2 भी ब्रिजिंग का काम कर रहा है बिकॉज ये कोबाल्ट के लिए कॉमन है, ये तो पता चल गया तुम लोगों को। और वैसे भी मान लो अगर तुम्हें ये भी हो कि पता नहीं कैसा ही क्वेश्चन है, बट अगर तुम ऑप्शंस को देखते ना थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगता, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगता। ठीक है चलो करके देखते हैं हम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 ये बोला इन्होंने। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 3 ही आ रही है तो तुम्हें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3। फिर यहाँ पे लिखा है म्यू अमीडो म्यू पेरोक्साइडो, ये तो तुम्हें पता है ना, NH2 के साथ ये जुड़ा हुआ है बेसिकली, देखो इधर। और ये किसके लिए होता है बताया था मैंने, दिस इज अमीडो, याद है, और ये पेरोक्सिडो। इसके लिए भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो हर ऑप्शन में यही दिया हुआ है अमीडो पेरोक्साइडो, राइट। तो इसके लिए भी तुम्हें टेंशन वाली नहीं है, बस तुम्हें ये देखना है कि ठीक दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, कौन सा ठीक होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेट्रामीन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो म्यू पेरोक्साइडो, फिर टेट्रामीन डाई कोबाल्ट लिखा हुआ, इधर आओ, गलत है ना ये, तो यहाँ पे डाई कैसे आ गया, एक बार इन्होंने कोबाल्ट दे दिया यहाँ पे, देन यहाँ पे डाई कोबाल्ट कैसे लिख रहे हैं, ये तो गलत है। ये ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो इसको, आ गया। फिर वो क्या बोल रहा है, म्यू अमीडो म्यू पेरोक्सिडो बिस टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, इन्होंने बिस लगा दिया। पहली बात तो बिस लगाने की जरूरत थी क्या, पहले तुम बताओ, बिस कब लगाते हैं, जब ऑलरेडी प्रीफिक्स में कुछ बाय ट्राई टेट्रा आ रहा हो, तो ये भी क्या है, गलत है, समझ गए। आ गया हो म्यू अमाइडो म्यू पेरोक्साइडो ऑक्टा अमीन, ये क्या है, डाई आएगा यहाँ पे, डाई कोबाल्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है चलिए उसके आगे देखो, म्यू अमाइडो म्यू पेरोक्साइडो बिस टेट्रा अमीन डाई कोबाल्ट। अब देखो यहाँ पे अमीन कितने हैं, 4 है, तो अब तुम इसके आगे यूज करोगे बिस टेट्रामीन, ठीक है, और बस ये इसके लिए। इसमें क्या था, बिस टेट्रामीन कोबाल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बिस टेट्रामीन का मतलब 4 अमोनिया 2 बार है, बिस कोबाल्ट लिखा हुआ, दिस इज रोंग, दिस इज रोंग, क्योंकि जो ये बिस ट्रेस हम ये किसके लिए लगाते हैं, लिगेंड के आगे लगाते हैं, यस और नो, जबकि कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल डाई कोबाल्ट, ऐसे इसको समझ सकते हो। क्लियर है ये बात। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम ये सवाल को आसानी से कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें ये भी घबराने की बात नहीं थी कि अमाइडो पेरोक्साइडो, वैसे तो कराया हुआ है बट घबराने की बात नहीं थी अगर नहीं पता है तो, बस थोड़ा सा ऑप्शन को देखना था तुम्हें, ठीक है, बस ये करना है। जो बिस ट्रिस टेट्रा किस ये सब लिगेंड के आगे लगते हैं मेरा बेटा, सेंट्रल मेटल के आगे नहीं। और इन्होंने बिस कोबाल्ट बोला हुआ था विच इज रोंग, तो कोबाल्ट मेटल है तो उसके आगे डाई कोबाल्ट आप लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना था। बाकी लिगेंड में भी देखो ऑलरेडी प्रीफिक्स है तो ही आप बिस ट्रिस लगाओगे, जैसे टेट्रामीन ऑलरेडी टेट्रा आ रहा है तो आपने लगाया बिस, अगर नहीं आ रहा होता तो फिर नहीं लगाते,
चलिए आगे आते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? ये 3 हो गए ना, 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ अनसेचुरेशन आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड? कितने अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पता है ना आप लोग कैसे करते हो? डीबी याद है तुम लोगों को, मैंने बताया था अगर एक पाई बॉन्ड हो या एक रिंग हो तो उसके नाम का डीबी क्या होता है? 1 होता है। यस और नो? या यू कैन से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो बस तुम्हें यही चेक करना है। ठीक है, चलो पाई बॉन्ड काउंट करो कितने हैं? 2 2 ना, ये तीसरा, ये 4, ये 5 और यहाँ पे भी कितने हो गए? 6 7 8, 8 पाई बॉन्ड हो गए। रिंग, रिंग काउंट करो, 1 2 3, 3 रिंग हो गई। तो कितने हो गए टोटल डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन? 11। तो इस तरीके से करना होता है। ठीक है, Yes, ma'am. सिंपल था सवाल। चलो इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बच्चों ने नहीं कर रखा है तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रही हूँ आप लोगों को। ये वाला वैसे जो ये क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का, ये कहाँ से आया हुआ है? पीएच वाले से आया हुआ है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम जिसने नहीं कर रखा, जिसने कभी टच भी नहीं किया, वो मत करना। बट अगर जिसने कभी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जो जिसके पास टाइम है कि नहीं हमें तो बाकी सारा आता है, तो वो बफर सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ कौन सा टॉपिक कर ले। बफर सॉल्यूशन, सोल्ट हाइड्रोलिसिस और एक अपना वो क्या नाम था, सोलबिलिटी प्रोडक्ट। ये 3 टॉपिक वो कर सकता है अगर टाइम है तो, वरना आप ये स्किप ही करो। बेटर है उन चैप्टर पे फोकस करो जो कि समझना आसान है और जहां से क्वेश्चन आएगा वहां पे तुम बना लो। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर ये नहीं आपको आता था तो ये आपको नहीं अटेम्प्ट करना था, आगे बढ़ जाना था। तो ध्यान रखना आपको क्वेश्चन भी वहां पे पेपर में सिलेक्ट करने होंगे। अगर मान लो किसी ने लेट से ये क्वेश्चन कभी मतलब पढ़ा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं, चैप्टर ही नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही क्या करना था? स्किप करना था, क्योंकि आपके पास 25 क्वेश्चन थे और आप ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री में बेटा 50 मिनट्स लगा सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। तो जैसे जो क्वेश्चन देखते हो जा रहे हैं वो सबसे पहले अटेम्प्ट किया करो। इज दैट क्लियर? चलिए 32 पे आओ। 32 क्या कहता है? जो जो मैंने पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को क्लास में या पहले कभी, वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करना था अटेम्प्ट करने का। ये ग्रेड 12 का है और ये पी ब्लॉक से है। वो कह रहे हैं कि फ्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्लोराइड बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। मतलब वो कह रहे हैं F नेगेटिव F2 में नहीं प्रिपेयर कर सकते हो आप ऑक्सीडेशन करा के, क्योंकि आपको पता ही है -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो कह रहे हो नहीं कर सकते हो। फिर कह रहे हैं फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तुम लोगों को याद है ये हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो फ्लोरीन की काफी ज्यादा होती है। F2 से वो F नेगेटिव में जाना चाहता है, और जिसका जो रिडक्शन करना चाहता है खुद का, उसका पोटेंशियल कैसा होता है? जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ या ना? तो मैम ये तो 0 से -1 में जाना चाहता है, -1 से 0 में नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है? बताओ मेरे को। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू इट्स हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल को देख के ही तो तुम बोल रहे हो ना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इसकी -1 में जाने की। तो अगर इसकी खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी है तो खुद को ऑक्सीडाइज करने की तो नहीं होगी। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, और जो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है स्टेटमेंट 2 में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू इट्स पॉजिटिव पोटेंशियल, विच इज ऑल्सो करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है बात? तो ये पी ब्लॉक से सवाल आया हुआ था आपके ग्रुप नंबर 17 में। ठीक है जी, बोलो कर लोगे? Yes, ma'am.
देखो बच्चों, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि वहां से पेपर में आएगा, नहीं, बिल्कुल आएगा। कई तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी होंगे, लेकिन बेटा मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल वो के वो नहीं आएंगे जो मैंने क्लास में तुम्हें कराया है। हाँ, कॉन्सेप्ट्स विल रिपीट। तो जो आपके नोट्स में कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ये बहुत मैटर करता है कि आपने उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे किया है, समझ के किया, रट्टा मार के किया, कैसे किया। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर तुम समझ के चीजों को पढ़ रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट्स तुम आराम से अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चन करते वक्त। और यही, अब ये होगा कैसे, ये सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, प्रैक्टिस से। जितने तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और तुम ये सोच भी पाओगे कि ये क्वेश्चन जो है कैसे होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो तुम डरोगे क्वेश्चन से, हाँ ये करूं कि ना करूं, आता भी होगा ना तो भी डरोगे, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, गलत ना हो जाए। तो ये अपने को अब सॉरी, तो ये अपने को ध्यान देने की जरूरत है। अब आ जाओ 33, the correct order of substituent in each of the following set in the set of priority order according to SIP rule। क्या मैंने SIP rule कराया था? Yes, ma'am. चलो फिर ये क्वेश्चन करना था, बेशक 11th का था, मतलब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का है, तुम इसको 11th में बोलो, कुछ टीचर्स इसको 11th में ही करवाते हैं आइसोमेरिज्म में, और कुछ स्टीरियो आइसोमेरिज्म में करा देते हैं 12th में। तो आपको देखो फर्स्ट चेक करो, इसका मतलब क्या है, इससे डरना मत कि मैम ये हाइफन क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है। मतलब ये है कि किसी के साथ अटैच है ये ग्रुप, है ना, यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, मान लो चलो कार्बन लगा हुआ है, ऐसे समझ लो, है ना, या फिर ऐसे समझ लो, इसको कार्बन भी क्यों समझते हो, थोड़ा आसान समझ लो, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे एक जगह OH है, SH है और H है, ऐसे करके समझ लो, राइट। चलिए अब आते हैं, अब एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, कैसे देखते हैं? आपका जो डायरेक्ट लगा हुआ है कार्बन से वो Cl है, OH है, सल्फर है और ये H, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखेंगे तो क्लोरीन तो ठीक है, बट सल्फर का ज्यादा एटॉमिक नंबर होता तो ये आगे आना चाहिए था, तो दिस इज रॉन्ग। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. देखो CHO लगा हुआ है, यहाँ पे CH3OH, O को इसको पहले आना चाहिए था, बिकॉज डायरेक्टली ये ऑक्सीजन से अटैच होगा, क्योंकि अगर होगा तो पहला नंबर उसको मिलेगा, है ना, तो ये गलत है। यहाँ पे आओ, OCH3 ऑक्सीजन से अटैच है डायरेक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, पहला नाइट्रोजन से अटैच है, ठीक है। CH3CD3, मैंने तुम्हें क्या कहा था, जिसका आइसोटोपिक मास ज्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दोगे, तो ये गलत होगा। ये देखो CH2Br, CH2Cl, CH2OH, CH3, ये ठीक है ना, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, फिर Cl का होगा, फिर OH का होगा, फिर पीछे हाइड्रोजन, यानी कि ये एकदम ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करना था इसको, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि बोरोन डज नॉट फॉर्म B+3। B+3 ना बनाने का तरीका क्या है, मतलब तरीका कह रही हूँ, ना बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि देखो अगर मैं बोरोन की बात करूं तो ये क्या करता है, 1s2 2s2 2p1 है, राइट। अगर हम सोचें कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ऐसा नहीं होगा, ये शेयरिंग करने में विश्वास करता है, पहली चीज तो ये। तो ये देता क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉन और B+3 क्यों नहीं बना लेता? क्योंकि एक तो इसका साइज छोटा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे एनसीईआरटी का लाइन, साइज छोटा है और फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये B+3 नहीं बनाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ग्रुप नंबर 13 से है, पढ़ा हुआ तो ठीक है, शायद मैंने कभी पी ब्लॉक में डिस्कस किया हो, वरना आप इसको छोड़ सकते थे। आगे आओ, the set of 3 elements have successive atomic number having ionization energy of ये। मैंने कभी अगर उसका वन शॉट लिया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का तो ये आपको करना चाहिए था। क्या है इसमें, क्योंकि आसान है,
अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का मैंने नहीं कराया, राइट? क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो मेरे को पता, वो चैप्टर आप लोगों ने करा ही नहीं होगा। बट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर जो मोस्टली बच्चा करता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आसान है, बहुत ज्यादा आता है जेई में। तो आपसे पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, तो आपको बताना है कौन से ऐसे एलिमेंट है। चलो देखो फिर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन में क्या है? 1s1 है, हीलियम में 1s2 है, और लिथियम में 1s2 2s1 है। यस और नो? Yes, ma'am. हीलियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, नोबल नोबल गैस, तो मतलब क्या बोलते हैं, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, राइट? बिकॉज फुल्ली फिल्ड है ना? तो अगर फुल्ली फिल्ड है, सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, तो यानी कि इसकी तो 2372 होनी चाहिए थी। ये तो बीच में आ रखा है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, गलत है। यहाँ देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन की ज्यादा दे रखी है बेरिलियम से, जो कि गलत है। बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से। क्यों? 1s2 2s2 फुल्ली फिल्ड है इसलिए। ठीक है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो इधर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या होगा ऑर्डर? ऑर्डर तो यही होगा, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, कार्बन और बोरोन की सबसे कम, है ना? क्योंकि ग्रुप 13 किस में आता है? 13 में, 14 में और 15 में। देखो, और लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। बट देखो, क्या बोरोन की 2372 होगी? इतनी ज्यादा होगी? तुम्हें ये भी सोचना है यहाँ पे, नहीं तो फंसोगे। देखो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बेरिलियम 1s2 2s2, लिथियम, हीलियम। देखो किसकी ज्यादा होगी, तुम खुद सोचो। हीलियम की होगी ज्यादा, नोबल गैस है कि नहीं है? तो यानी कि इसकी 2300 के आसपास होगी। अगर किसी ने चैप्टर एनसीईआरटी लेवल का भी पढ़ रखा है तो पक्का पढ़ी होगी तुम लोगों ने, कि जो एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी है 400 500 ऐसी कुछ रहती है। और जो आपकी नोबल गैसेज है उनका आप चेक करना, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, इसके आसपास ही रहेगी 2300, मतलब 2000 प्लस ज्यादा होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपकी नोबल गैस की होती है, बिकॉज फुल्ली फिल्ड होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑप्शन इसका बी होगा। देखो ये तो आपने आसानी से एलिमिनेट कर लिया, बट यहाँ पे फंसोगे, बट यहाँ पे फंसोगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को भैया इसके लिए भी चैप्टर ही पता होना चाहिए। चैप्टर में तुमने आयनाइजेशन एनर्जी नाम का टॉपिक पढ़ रखा हो। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में बताऊं तो आयनाइजेशन एनर्जी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वाले बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से भर भर के सवाल आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलर solubility of helium, nitrogen, oxygen plot against partial pressure the gas of gas at constant temperature. Henry law constant for these gases will lie in which of the following sequence? ये तुम्हारा हेनरीज लॉ से था। हेनरीज लॉ से क्वेश्चन इसलिए आया है तुम्हारे इस वाले टेस्ट में क्योंकि पिछले 2 साल से हेनरीज लॉ पे आ रहे हैं क्वेश्चन, दैट इज व्हाई। तो हो सकता है इस बार ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन देखो क्या बोला, आसान है बिल्कुल। सोलिबिलिटी वर्सेस पार्शियल प्रेशर कैसे बताओगे? कोई मुझे हेनरीज लॉ का फॉर्मूला बताएगा? P is equal to KH mole fraction of gas. वेरी गुड। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। इसको हम सोलिबिलिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना? अब क्या है, सोलिबिलिटी वर्सेस पार्शियल प्रेशर, तो इसको अलग ले लो। तो यानी कि पार्शियल प्रेशर बाय KH, हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू सोलिबिलिटी, राइट? चलिए उसके बाद बात करते हैं, सोलिबिलिटी वाई एक्सिस पे है, पार्शियल प्रेशर आपका एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप देखो, और इंटरसेप्ट 0 है, तो स्लोप क्या है आपका? 1/KH। देखो सारे बच्चे, हाँ या ना? तो अगर स्लोप तुम्हारा ज्यादा होगा तो KH की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई? Um, कम। और तुम्हें पता है KH और सोलिबिलिटी में रिश्ता कैसा है?
इनवर्सली प्रोपोर्शन का। तो अगर KH ज्यादा है तो सोलिबिलिटी क्या होगी? एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट रुको। स्लोप स्लोप अगर ज्यादा है तो KH कम होगी ना, बिकॉज उल्टा है इनवर्सली। और सोलिबिलिटी क्या होगी फिर? ज्यादा। ठीक है, तो बस देख लो स्लोप किसका ज्यादा है। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, देखने में दिक्कत तो नहीं है। स्लोप O2 का सबसे ज्यादा है, फिर N2 और हीलियम का। तो KH की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? हीलियम, फिर N2 और फिर O2। यस और नो? तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। Yes, ma'am. B. ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसका माइक बेटा अनम्यूट है? प्लीज म्यूट करो, वरना ब्लॉक करना पड़ेगा मेरे को। गलती से भी नहीं होना चाहिए। मोनाली जी, माइक म्यूट करो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ये क्वेश्चन मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, रिलेशन पता, बस रिलेशन ही पता होना चाहिए, तो कुछ करना ही। स्लोप ज्यादा, KH कम। ध्यान से करने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चन को। अगर तुम जल्दबाजी में करोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, समझे? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। When phosphate radical react with ammonium molybdate color of, देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें ना करवाया है, मेरे ख्याल से तुमने भी 11th में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें मतलब मैंने 11th ही नहीं पढ़ाई है पहली बात तो तुम लोगों को। अगर कभी स्कूल में पढ़ा होगा या फिर लैब आपकी प्रैक्टिकल फाइल में अगर कहीं लिखा हुआ है, तो बेसिकली फॉस्फोरस के लिए जो टेस्ट होता है ना, वो उसके लिए होता है। ये अमोनियम मोलिब्डेट डालते हो तो कैनरी येलो कलर का आता है। सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ, मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ, बिकॉज ये पढ़ाई नहीं आप लोगों ने और ना मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इसीलिए ये मैं नहीं करा रही हूँ, है ना। ये मैं कराऊंगी लेकिन तब जब मेरे को आप लोगों में इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। अभी तो मैं नहीं करा रही बिकॉज अभी तो मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए क्लासेस होगी जो आप लोगों के ग्रेड 11th में था ना, लसाइन एक्सट्रैक्ट, जिसमें आप नाइट्रोजन हेलोजेंस का पता लगाते हो, उसी में ही आता है ये भी। ठीक है, वो उन बच्चों के लिए क्लास लगेगी, लाइक जिनका स्कोर थोड़ा फिलहाल सही आ रहा है। आप बाकी बच्चों को जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको देखो नहीं पढ़ना है ये। ठीक है, कोई नई चीज हमें नहीं उठानी है। आप लोगों के पास जो है करवा रखा है उसी को ही करो। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें जा नहीं रही। इसकी एक रिएक्शन होती है जो ध्यान रखनी होती है कि भाई साहब जो कलर आता है वो कैनरी येलो आता है, बस एक रिएक्शन होती है, बट इट्स ओके। अगर आपको नहीं आता था पेपर में तो स्किप ही मारना था ये। चलिए, अब ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है मैम। हाय फिर क्या करेंगे, हमें नहीं आएगा। पहले तो वो कर लो चीजें जो पढ़ा रखी है, वो अच्छे से कर लो, फिर ये भी चीजें हो जाएंगी अगर टाइम रहेगा तो। ठीक है, चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन देखो, मैच कॉलम 1 और 2। कैसा सवाल आया देखो, कैसा सवाल आया है। मार्क्स परसेंट निकालना। अब इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें इनके फॉर्मूले पता है नहीं पता, सारा काम ही यही है। तो एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH होता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हो? टोटल इसका मोलर मास, उसमें से ऑक्सीजन कितना है? 2 है ना ऑक्सीजन, 2 और 1 का होता है 16, तो इंटू 100 करना है। समझ रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बोलो। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 53.3 समथिंग, अप्रोक्सीमेट लेके भी कर लोगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो अगर ए का आर आ गया ना तुम्हारा, तो डी का चेक करने से कोई फायदा मिलेगा नहीं, बिकॉज सेम ही है। तो इसीलिए अपना टाइम बर्बाद मत करना उसको चेक करने में। ये मैं बता देती हूँ, लेकिन ऑक्सीजन की बतानी है ना परसेंटेज। तो टोटल इसका मास कितना होगा देखना। कैल्शियम का कितना होता है? 40, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32, और ये तो ये अपना हो जाएगा 74। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 × 16 × 100।
ठीक है, ये ऐसे होना था। तो इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा 43। अब देखो पोटेशियम पढ़ाया था तुम्हें कोऑर्डिनेशन में, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पानी के मॉलिक्यूल भी पता होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़बाजी हो जाएगी बहुत ज्यादा। कितना होता है? 24 होता है क्या? मेरे को याद दिलाओ, मुझे याद नहीं है। 24 होता है, याद ही नहीं है किसी को। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, सेम ऐसे ही निकालोगे। देखो सबसे ज्यादा ना ऑक्सीजन की परसेंटेज यही आएगी, देखो ना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही है 4, और ये 12, 4 16, और ये 24। देख रहे हो आप लोग? समझने वाली बात है या नहीं है? फेरस अमोनियम सल्फेट, ये क्या होगा देखना, फेरस अमोनियम सल्फेट। एक सेकेंड, सो गए हो लगता है। ओके, फेरस अमोनियम सल्फेट, सल्फेट तो ये हो गया, अमोनियम ये हो गया, देखो हाँ या ना? क्योंकि Fe प्लस किसमें है? Fe यहाँ पे किसमें होगा? +2 में होता है ना, तो देखो ना, और सल्फेट किसमें होगा? 2 माइनस में। देखो तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +4, माइनस का कितना है? 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये लगाना पड़ेगा, बोलो। Yes, ma'am. यस, तो इससे तुम्हें क्या निकालना है? सल्फर की एक सेकंड, सल्फर, एक सेकंड, इसको ऐसे लिखो। इन्होंने ना यहाँ पे इनको देना चाहिए था फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। मोहर सोल्ट देने की कोशिश कर रहा है ये, नोटिस कर लो तुम लोग, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, नोटिस कर रहे हो? बट इन्होंने क्या लिखा है? सिर्फ फेरस अमोनियम सल्फेट लिया है। तो वहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि मोहर सोल्ट के बारे में पूछ रहा है। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है बताना एक बार, याद है किसी को? याद करना पड़ेगा, पेपर तुम देने जाते हो, और ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे वाइवा में पूछ सकता है एग्जामिनर। 6. 6 है श्योर? नहीं तो मैं चेक करती हूँ एक बार। यस 6 होगा। अब यहाँ पे देखो तुम्हें सल्फर की परसेंटेज निकालनी है, तो सल्फर की निकाल सकते हो तुम। कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ सल्फर? इसका मोलर मास, और सल्फर कितने हैं? 32। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा तुम्हें दिख रहा है ये वाला आएगा, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन आएगा। तो क्योंकि देखो ऑक्सीजन काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो जब तुम निकालोगे तो अराउंड ये आएगा 67 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? तो ऐसे करके निकाल लेते हैं। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ा सा देखो टाइम लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बाद में भी कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते। मतलब हमें थोड़ा सा इस तरीके से पेपर कंप्लीट करना है कि हमारा इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आते हैं ना जो थोड़े से आसान है, और ये हो सकता है हमें लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें बाद में कर लेना है। जैसे सब पेपर हो गया तुम्हारा मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो टाइम छोड़ो ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अपन ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। बट हाँ, इसके लिए तुम्हें पोटेशियम, लाइम वाटर क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट क्या बोल रहा है, ये मोहर सोल्ट की बात कर रहा है बेसिकली, तो ये अपने को पता होना चाहिए फिर, वरना नहीं आएगा। बाकी अब पता चल गया तो बढ़िया है। चलो आओ नेक्स्ट चले, चलो आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रिएक्शन विद हीटेड कॉपर। ये तो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या करता है कॉपर? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्शियरी अल्कोहल को एल्कीन में। तो ये फिनोल के लिए नहीं होता है डिस्टिंग्विश टेस्ट,
फिनोल के लिए नहीं होता, अल्कोहल के लिए होता है, तो ये ऐसे करना था। ओके, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 40। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में ही वैल्यूज मिस थी। मैं भी सॉल्व कर रही थी ना इस क्लास से पहले, तो मेरा खुद भी आंसर नहीं आ रहा था। मतलब आंसर क्या नहीं आ रहा था, वैल्यूज ही नहीं दे रखी थी। किसी को ये बात पता चली अगर किसी ने ट्राई किया था तो वहां पे? साहिल, चला था क्या पता? मैम ट्राई कर रहा था बट ये हो नहीं रहा था सॉल्व। हाँ राइट, नहीं हो रहा था। हम्म आह, देखो भाई मैं बता देती हूँ इसको करना कैसे था। देखो मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट यस कैलकुलेशन विल टेक टाइम। और यहाँ पे वैल्यूज भी मिसिंग थी, किसकी थी वो भी मैं बताती हूँ। पहले ध्यान से समझना क्वेश्चन में दिया गया थोड़ा सा इक्विलिब्रियम और इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिला के दिया क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इक्विलिब्रियम के साथ बना के दिया जाता है। तो ये पेपर जो तुम्हारे बनते हैं संडे वाले, बनते ही ऐसे हैं कि जैसे तुम्हारे जेई में आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जिसको फिल किया गया है आप 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन से, इतना दिया हुआ है। तो लगा लिख देती हूँ मैं 525 ओम में, और कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर KCl। फिर कह रहे हैं सेम सेल फिल किया गया है 0.1 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2030। बाय कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना। और अल्फा निकालने के बाद तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है डिसोसिएट मतलब NH4OH का, यानी कि तुम्हें Kb, जैसे हम एसिड के लिए Ka लेते हैं, बेस के लिए ये लेंगे। मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है KCl की ये, यानी कि आपको क्या दे रखा है, लैम्डा नोट m दे रखा है। आप इसको ऐड करके निकाल सकते हो, किसकी, KCl की, ठीक है। तो ये बहुत पहेली सी उसने दे दी है, अब हमें इसको सुलझाना है। तो हमें देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, वो तब पता चलेगा जब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो तुम लोगों को फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि अल्फा क्या होता है, लैम्डा m बाय लैम्डा नोट m। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। चलो अब एक बात देखो, वीक बेस है तो कैसे डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस OH नेगेटिव। क्या करते हैं इनिशियली में हम बोलते हैं सी मोल है, ये 0 है, इसमें से सी अल्फा जाएगा, सी अल्फा सी अल्फा। कैसे लिखते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे Kb होगा बिकॉज वीक बेस है। कैसे लिखते हैं, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा, ये हो जाता है हमारे पास, देखना एक बार। और अल्फा की वैल्यू हम तब नेग्लेक्ट करते हैं जब वो लेस देन हो 0.05 से, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट हमें ये निकालने के लिए अल्फा चाहिए, अल्फा निकालने के लिए हमारे पास ये दोनों ही वैल्यू नहीं है बेटा NH4OH की, यस और नो। अब जो तुम्हारे क्वेश्चन में मिसिंग थी ना वो यही वैल्यू थी, ये वैल्यू उनको देनी चाहिए थी जो KCl के लिए दी, मिसिंग थी। अगर ये होता तो जो बच्चा ट्राई कर रहा है वो जैसे तैसे करता है इस क्वेश्चन को सोल्व। तो क्वेश्चन को सोल्व करना तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज अब ये मत कहना मैम अच्छा 5 नंबर एक्स्ट्रा या सॉरी 4 नंबर एक्स्ट्रा, नहीं नहीं नहीं। अगर दी भी होती तो क्या तुम ट्राई करते क्या बाकी बच्चे, तो नहीं, एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा कुछ नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ तुम्हें। तो ये वैल्यूज यहाँ पे होंगी, ठीक है, जो कि नहीं दी, ठीक है कोई बात नहीं। तो लैम्डा m कैसे निकालोगे NH4OH का, सोचो। मैं तो हमेशा पीछे से सवाल शुरू करती हूँ, मुझे क्या निकालना है वहां से पीछे जा जाके मैं पहुंचती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीजें और मैं कैसे पहुंच सकती हूँ। कैसे निकालोगे, लैम्डा m क्या होता है बताओ भाई, कप्पा इंटू 1000/c। बोलो हाँ या ना, है ना। तो कैसे, कप्पा तो है नहीं हमारे पास, तो कप्पा क्या होगा, G इंटू जी स्टार, यानी कि 1/r इंटू L/A इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन। क्या है तुम्हारे पास, कंसंट्रेशन है NH4OH की, यस मैम है। रेजिस्टेंस है, हाँ मैम है, कितनी, 2030। सेल कांस्टेंट है, नहीं है मैम, तो यानी कि सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालोगे,
इस वाले डेटा से? यस और नो बोलो, आया ना? Yes, ma'am. तो केसीएल के लिए लैम्डा कप्पा 1/r इंटू L/A इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हो जाएगा, कंसंट्रेशन मुझे पता है 0.01 है, केसीएल की रेजिस्टेंस मुझे पता है 525 है, सेल कांस्टेंट निकालना है। ये पता है क्या तुम लोगों को? मैम इन्होंने लैम्डा केसीएल तो नहीं दे रखा, बट यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखा है। ठीक है, तो मतलब हम क्या सोचेंगे कि जो केसीएल के लिए लैम्डा वो अप्रोच कर रहा है लैम्डा नोट एम को, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और है ही नहीं वैल्यू यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे आप किसकी वैल्यू रखोगे? ये वाली। ठीक है, जो ये ऐड करके आप निकालोगे वो वैल्यू वहां पे रखोगे। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे JEE में आया तो भाई साहब ये बहुत टाइम खा जाएगा। तुम्हारी कैलकुलेशन अगर फास्ट भी है ना तो भी ये 10-12 मिनट तो आराम से ले लेगा, क्योंकि 2 मिनट तो तुम्हें समझने में जाएंगे, 1.5 से 2 मिनट, गेटिंग माई पॉइंट, बाकी सॉल्व करने में जाएगा। तो क्या ये वर्थ इट होगा हमारा क्वेश्चन? नहीं हो। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा बहुत है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। राइट, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, और मैं चाहूंगी कि आप लोग ये सॉल्व करो। इसके लिए जो NH4OH की वैल्यू है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगी ताकि आप इसको सॉल्व कर सको, क्योंकि देख रहे हो कितना घुमा रखा है इसमें क्वेश्चन में। मैं फिर समझा रही हूँ क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, फिर समझा रही हूँ। अगर नहीं समझ में आया कुछ भी, आपको ये बोला गया था इस टाइप का क्वेश्चन जेई में आ चुका है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करके नहीं आया है। तो आपको बोला गया था कि रेजिस्टेंस जो है केसीएल सॉल्यूशन के लिए इतनी है, कंसंट्रेशन इतनी है, और अगर तुमने सेम सेल को किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ किया एक्सपेरिमेंट 0.1 बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो 2030 जो है उसके रेजिस्टेंस है ना। फिर वो कह रहा है तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो पहले तो दिमाग ये दौड़ाओ, NH4OH का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे कैसे? सिखा रखा है, कैसे लिखोगे बताओ? ऑब्वियस सी बात है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तुम्हें चाहिए होगा। अल्फा होता है लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम। मान के चलो ये वैल्यू दी हुई है क्योंकि दी जाएगी, इसमें हालांकि मिसिंग है। अब अल्फा कहाँ से निकाल के आओगे तुम बताओ? अल्फा तो मैम यहीं से निकाल के आएंगे, आए ना? तो बस C² अल्फा स्क्वायर बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। अगर एक बार हमें अल्फा पता चल जाएगा तो हम कंसंट्रेशन हमें पता ही है NH4OH की, KB निकाल लो, वही निकालना हमें। लेकिन सवाल ये आता है कि मैम ये लैम्डा एम कैसे निकाल लें, ये तो है ही नहीं हमारे पास। यस और नो? Yes, ma'am. तो अब वो निकालने के लिए, हाँ, वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था? फिर यहाँ ये वाली जो वैल्यूज दे रखी थी इसको हमें यूज करना था बेटा। ठीक है, तो इन्होंने केसीएल के लिए दे रखी थी, यहाँ से अपन को सेल कांस्टेंट निकालना था, और वो सेल, क्योंकि आपको मैंने बताया था गिवन सेल के लिए सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेम होता है। और इस सेल कांस्टेंट को हमें कहाँ यूज करना था? लैम्डा एम निकालने के लिए NH4OH का, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, यस और नो? तो ये कुछ इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को करना था, राइट? ठीक है, चलो, तो ऐसा था ये क्वेश्चन, इसको सोल्व करने का ट्राई करना। मैं जब भेजूंगी तो मैं इसमें वैल्यूज जो है वो लिख दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मेरे को इरेज करना, चलो कोई नहीं, इरेज नहीं करते। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस।
आपको बताना था ये। अगेन ये अपना 12th में ही है जो मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहले है B2H6 और H2O2। कौन सी रिएक्शन है ये? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव। जहां पे H ज्यादा है वहां पे OH लगता है। बताया था? हाँ मैम बताया Yes, था। ma'am. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीटिंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन। पहले जाएगा, कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, देखो राइट। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे माइग्रेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पीएच है बेटा वो इस पॉजिटिव के साथ रेजोनेंस में होगा। ठीक है, अब क्या करना है? बस एल्कीन बनानी है तो बना दो। कहां से बनेगी? ये बन जाएगी। ऑलराइट, देखो भाई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ऐसे किया होगा। ठीक है, अगर किसी ने ये वाला शिफ्ट करवाया होगा तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, फिर तुम्हारा ये बन सकता है, ये बन सकता है, तो गलत हो जाता। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 तो बहुत आसान था। वैसे तो ये था तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बट आसान था। कैसे करना है ये? व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन EM रेडिएशन? देखो क्या डिफरेंस लग रहा है तुम्हें? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी का लग रहा है। और फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता ही है लैम्डा लैम्डा पे डिपेंड करता है, और एनर्जी तो तुम्हें पता ही है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। बोलो क्या कहते हो? और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे लैम्डा, मान लो ये लैम्डा m1 है, ये क्या लैम्डा 2। लैम्डा में डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी की में भी डिफरेंस है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में है तो भाई एनर्जी में भी होगा। तो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, वेलोसिटी का कोई काम नहीं। तो यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बताना था। नेक्स्ट आओ, ये भी आसान सवाल था। देखो कई बार क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ, एक चीज बताती हूँ, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनना। कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा होता है, या जो पेपर जो भी है बनाता है, वो क्या करता है, उसको पता है 25 क्वेश्चन देने हैं बच्चों को। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये तुम्हें सच में काम आएगा, बेशक अप्लाई करके देख लो। वो उसको बनाने होते हैं 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, तो 20% पेपर इजी होता है। ठीक है, और आपका कितना हो गया? क्या बोलते हैं, 60% आपका मीडियम होता है और 20% डिफिकल्ट होता है। ये सेट होता है पेपर में, या ऐसे ले लो 20% हाँ 20-25 के आसपास आसान होता है, 20% डिफिकल्ट होता है, 15 to 20%। तो यानी कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर ऑफ इजी मीडियम लेवल, यस और नो? ओनली 20% या 15% क्वेश्चन आर डिफिकल्ट। और वो क्या करता है, कई बार जब पेपर सेट करता है तो वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही डिफिकल्ट डालने लग जाता है, ताकि बच्चा देखते ही घबरा जाए और पसीने छूट जाए उसको, और उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाए, कि वो उसको ऐसा लगे कि पढ़ के ही नहीं आया मैं, और वहीं पे ही कंपटीशन से बाहर। मैंने सच में खुद ये चीज एक्सपीरियंस भी की है, बच्चों को भी देखा है मैंने, और मैं गाइड भी उस तरीके का ही करती हूँ फिर बच्चों को। तो तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है, तुम्हारी शिफ्ट में भी हो सकता है कि जब तुम क्वेश्चन करने लगो तो तुम्हें कुछ क्वेश्चन, मान लो स्टार्टिंग के 5 में से 3 तो डिफिकल्टी मिल गए, और तुम्हें लगे पेपर तो डिफिकल्ट आया है, क्या करें अब? तो ऐसा नहीं है। तभी मैं बोलती हूँ हमेशा पेपर को आपको 3 राउंड में करना है।
ये शायद बताया भी होगा तुम लोगों को किसी ना किसी टीचर ने स्ट्रैटेजी में, या कुछ भी नहीं भी बताया तो कोई। पेपर को आपको 3 राउंड में करना होता है। पहला राउंड वो राउंड होता है जहां पे आप देखते ही क्वेश्चन को करके फटाफट से टिक करो और क्रॉस चेक भी कर रहे हो, हाँ या ना, मतलब उसको इतना श्योरिटी के साथ कर रहे हो कि मेरा ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो 26वां, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें गलत होने की गुंजाइश नहीं है, यस और नो। तो ऐसे Yes, ma'am. 15 से 20% मिलेगा पेपर जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने की गुंजाइश नहीं, फटाफट से सवाल बनेंगे। तो तुम्हें सबसे पहले पेपर को देखना ही वही है, पेपर में देखने ही वही क्वेश्चन है जो तुमसे बन रहे हैं। मान लो तुम कोई चैप्टर पढ़ के आए हो, वो चैप्टर का सवाल आ गया, मान लो वही आ गया जो मैंने पढ़ाया है सेम, या जो मैंने बहुत बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दी उसी में से ही आया है। फटाफट से उन क्वेश्चन को करो, फटाफट से चेक करो, क्रॉस चेक करो और आगे बढ़ो, राइट। तो जब तुम फर्स्ट राउंड में हो जाओगे ना, ये वाले जो क्वेश्चन है ना डिफिकल्ट वाले, इनको हमें देख के टाइम बर्बाद नहीं करना। नहीं आता है छोड़ दो। मान लो तुमने कोई चीज पढ़ी ही नहीं है और तुम उस पे अपना 5 मिनट बर्बाद कर दोगे तो तुम कंपटीशन से ऑलरेडी वहां बाहर हो चुके हो। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको बर्बाद नहीं करना। अगर मान लो आपने कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, आपका फेवरेट चैप्टर है, और उसमें से जो क्वेश्चन आया है आपने ट्राई किया, आपसे नहीं बन रहा, उस पे भी आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। दिल पे मत लेना, मैं तो पढ़ के आई थी, मैं तो पढ़ के आया था, मेरे से हो क्यों नहीं रहा। नहीं हो रहा है, 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, नहीं पता चल रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो। किसी भी क्वेश्चन पे 5 मिनट से ज्यादा बर्बाद मत कर देना। तो इसीलिए क्वेश्चन को आप कैसे कर रहे हो उसको सिलेक्ट करना, ये भी एक स्किल है। अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो संडे वाले टेस्ट में, मैंने बहुत नोटिस किया है। तो अभी अपने को ये नहीं करना, अपने को बिल्कुल उस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने हैं जैसे हम जेई में करके आएंगे, यस और नो। तो इसीलिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर आपको लग रहे हैं वो उसको बैठ के मत देखना, क्योंकि अगर तुमने उस पर टाइम लगाया, ध्यान रखना मैथ्स फिजिक्स में टाइम कम हो रहा है फिर। तो तुम्हें बस मैक्सिमम 50 मिनट ही देने केमिस्ट्री को, उससे ज्यादा दिए तो समझ लेना मैथ्स छूटेगा या फिजिक्स छूटेगा। तो ये बात मेरी ध्यान रखना, एग्जामिनर करता है कई बार ऐसे। देखो अब तुम देखोगे ना नीचे वाले क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। अभी देखो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, 42 हो गया, 43 देखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन 0.01 इज फाउंड टू बी इतना, रेट कितना दिया हुआ है इतना, हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की, मैम यही होती है, तो हमें पता ही है। के कैसे निकालोगे, के कैसे निकालोगे, रेट क्या होता है के इंटू ए की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.01 निकाल दो। हाँ या ना, तो कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3, यस और नो। बस ये आ गया, के आ गया, सॉरी के आ गया, रेट कांस्टेंट, हाँ मैम आ गया। बस इसको यहाँ पुट कर दो, इसको 0.7 ले लो, क्योंकि क्या है देखो ना डिफरेंस है अच्छा खासा, 0.7 ले लो, 0.7/2 इंटू 10⁻⁻3 कर लो इसको सोल्व, अराउंड 350 के आसपास आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। इसको ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं और जेई में भी आ चुके हैं, अगर कभी तुम नोटिस करोगे आ चुके। आ गया 44 अगेन मोस्ट प्रिडिक्टेबल टॉपिक फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, अगर तुमने पढ़ा है मेरे मुंह से सुना है कभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालो फटाफट, ये तो बहुत आसान है। PCl3 का निकालोगे तो क्या आएगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आएगा, हाँ या ना, निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ वैलेंस, एक का बता देती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम यानी कि 5 है, नाइट्रोजन का ही तो भाई है, प्लस मोनोवैलेंट एटम यानी कि क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 3 है। मोनोवैलेंट कौन से, जो एक बॉन्ड तो बनाते ही बनाते हैं, जैसे आपके हेलोजन्स हो गए और हाइड्रोजन, ध्यान रखना वो मोनोवैलेंट होंगे, उसके अलावा मत लगा देना। तो कितने हो गए 4, 3 बॉन्ड पेयर
और एक लोन पेयर। और जब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होते हैं तो क्या होता है, शेप पिरामिडल होती है। BF3 प्लेनर, CLF3 टी शेप, XGF4 स्क्वायर पैटर्न। तो ऐसे करके इसको करना था, हो जाएगा। 45 थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। आई नो बहुत बच्चों ने नहीं कर रखा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वैसे पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स और हाई वेटेज भी है, मैं बता देती हूँ। लेकिन दिक्कत इस चैप्टर के साथ ये है कि ये ये क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है थोड़ा चैप्टर। और ऐसी बात नहीं है, ये जो डिफिकल्ट इजी होता है वो सिर्फ तो हमें टीचर्स को पता लगता है जब वो पढ़ाते हैं, और जितना बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होती है उस बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है कि दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज इजी, है ना। और वास्ट है बहुत टॉपिक, मतलब बहुत हद ज्यादा बड़ा चैप्टर है। और इसमें से सवाल अगर आएगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सवाल आसान आएगा। इसीलिए जिसने कभी पढ़ा नहीं उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि इस चैप्टर को जाओ। एक थर्मोडायनेमिक्स है ऐसा चैप्टर, एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम, थोड़े से बहुत वास्ट है, अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और चांसेस थोड़े कम रहते हैं अगर नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन बने। बाकी अगर तुमने थोड़ा बहुत 11th में पढ़ रखा है ये क्वेश्चन की वर्क डन निकालना है, तो आप लोगों ने सुना होगा वर्क डन क्या है, एरिया अंडर द कर्व होता है, अगर कभी सुना हो तो। और बेसिकली ये सेमी सर्कल बना रहा है, देख रहे हो। तो हमें कुछ नहीं करना, सेमी सर्कल का एरिया कोई मुझे बताएगा क्या होता है? तुम तो मैथ्स भी पढ़ते हो, कोई बताएगा मुझे? बस πr²/2, ये लो मुझसे भी तुम लोगों को तो पता है, मैं तो भूल गई, 11वीं में पढ़ा था। लेकिन ये अपने को जब, ये तो सिंपल है ना, सर्कल का πr² होता है, तो अपना 8th 9th में ही पढ़ लेते हैं अपन, है ना। तो सेमी सर्कल का पूछा है तो πr²/2 हो गया, यस और नो। ये ऐसी चीज है जो नहीं भूलता है बच्चा, ठीक है। मैं भी नहीं भूली वैसे तो। πr² हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, ये सब बहुत कॉमन है, ये पता होने चाहिए तुम्हें। तो πr²2 है हाफ ऑफ पाई। रेडियस क्या होगा देखना, ये तो वो हो गया अपना, क्या बोलते हैं, डायमीटर कितना है 2, और आधा कर देना क्या हो जाएगा, रेडियस, यानी कि 1 हो जाएगा रेडियस, यस और नो। तो क्या आ गया, π/2, खत्म है सवाल। बट ये दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे देखो दिक्कत ये है कि ऐसे 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पे वही बात है, जिसने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी होगी उसको पता होगा। जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, देख रहे हो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव में लेते हैं हम वर्क डन, क्लॉकवाइज होते तो नेगेटिव में लेते हैं। तो इसीलिए ये सवाल अगर आपने नहीं किया तो मतलब नहीं पढ़ा था तो ये नहीं करके आना था। अगर हाँ कोई ज्यादा दिमाग लगा के आया होगा कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है, वो निकाल के तो आ गया होगा, बट वो फिर फंस गया होगा बी और सी ऑप्शन, राइट। वैसे इसका आंसर सी था, ठीक है। तो वही बात है, थर्मोडायनेमिक्स से आ गया ये सवाल। ये देखो अगेन 46 कहाँ से आया है, आयनिक इक्विलिब्रियम से, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पे। अब ये कैसे था, ये मैं करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जो पेपर हुए वहां पे मैंने सोलुबिलिटी प्रोडक्ट समझाया है तुम लोगों को कभी किसी डिस्कशन में, तो ये मैं करा देती हूँ। स्ट्रोंशियम फ्लोराइड को जब आप वो करोगे डिसोसिएट, तो इसमें टूटेगा, क्योंकि बेटा अब पेपर में 11th भी तो आएगी, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, अगर इसकी सोलबिलिटी एस है तो इसकी क्या हो जाएगी, 2s हो जाएगी, यस और नो। अब NaF को जब आप डिसोसिएट करोगे तो Na+F- में टूटेगा, तो 0.1 है, तो ये भी 0.1, ठीक है। ये वाला सोल्ट स्ट्रोंग है बेसिकली, तो ये डिसोसिएट हो रहा है, मान के चलते हैं हम पूरा डिसोसिएट है। ये क्या है, स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट है, तो ये इतना ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो रहा है F- में। और यहाँ पे देखो NaF से F- की कॉन्सेंट्रेशन
क्या हो रहा है, कितना मिल रहा है आपको, 0.1, राइट। तो बेसिकली यहाँ भी F नेगेटिव, यहाँ भी, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ेगा, जो इससे F नेगेटिव मिल रहा है और जो इससे F नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं जो सोडियम फ्लोराइड से मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी, मैं बोलूंगी लेस स्पेरिंगली, क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट है, मतलब ये बहुत ही कम सोलुबल है आपके वाटर में, तो ये बहुत कम मिल रहा है। तो जो भी मिल रहा होगा F नेगेटिव वो किसकी वजह से मिल रहा होगा, NaF के डिसोसिएशन की वजह से मिल रहा होगा। तो हम 2s प्लस 0.1 को हम मान के चल लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट 0.1 के बराबर ही होगा। तो अब तुम जब KSP निकालते हो तो कैसे निकालते हो, सिंपल, इक्विलिब्रियम स्ट्रोंशियम की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो, ऐसे निकालते हो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बस ये भी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। स्ट्रोंशियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, नहीं है मैम, S लिखोगे यहाँ पे, और ये कितना है 0.1 का स्क्वायर, और KSP आपको दे ही रखा, बस तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 10 की पावर -8, तुम्हें A ही बताना है, A आ जाएगा 8। और ये जो क्वेश्चन है ये जेई में पता नहीं कितनी बार आ चुका है, कितनी बार, बहुत बार आ चुका है। तो अगर जो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने का प्लान कर रहा है तो वो जो मैंने 3 टॉपिक बताए, बफर सॉल्यूशन, सोलबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्ट हाइड्रोलिसिस, उसके PYQs कर जाना लास्ट 3 साल के, अगर कोई प्लान कर रहा है, वरना रहने दो। ठीक है, चलिए आइए, आपके लास्ट 5 इंटीजर सवाल होते हैं। तो 46 था, 47 देखो, ये तो कर लिया होगा भाई, ये हमने तो क्लास में बहुत बार किया है वाला क्वेश्चन, कर लिया। देखो क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन, एक तो मेजर कौन सा मिलेगा, पैरा वाला, यस और नो, और माइनर मिलेगा ऑर्थो वाला। अब मेजर वाले की NOH के साथ करवाइए रिएक्शन, वही याद करो, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताया था, तो ये मिल जाएगा। आपको इसका मोलर मास बताना है, तो कितने कार्बन है, 6, ऑक्सीजन 2, 3 सॉरी, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, और 1 नाइट्रोजन, यही है, C6NO3H5, है ना। तो बस कैलकुलेट कर लो, करना कितना आ रहा है ये, 139। 139 आ रहा है, मैं भी देख लूं क्या, अच्छा 13, ठीक है, 139, तो आंसर क्या था, 139। अब देखो, हमने ये सारी रिएक्शन पढ़ रखी है, उसने पूछा क्या कि जो बनेगा वो क्या होगा, उसका मोलर मास बता दो, ठीक है। तो इतनी वेरिएशन तो वो करेगा ना। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि ये मैंने बहुत बार कराया आपको क्लास में। अगेन दिस इज अगेन वेरी आसान क्वेश्चन। आपको बोला है जब इसको अल्काइल हैलाइड को इससे इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, मतलब वुड्स रिएक्शन करवानी है, तो कितने पॉसिबल अल्केन्स मिलेंगे, बताया था। एक तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि अपने के साथ ही रिएक्ट करके ये बना ले, और C2H5Br भी अपने ही इसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बना ले, और एक क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये आपस में रिएक्ट कर जाए, बोलो। तो यानी कि 3 पॉसिबल होंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आएगा फिर, डी आएगा। ठीक है क्या, बोलो। फोर्टी 49 भी मुश्किल नहीं था, ठीक था सवाल, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो if 5.79 ampere current for 20,000 second is passed through is passed in electrolysis of 0.3 मोलर 1 लीटर कॉपर सल्फेट एक्वस, मतलब इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई गई है, इतना करंट इतने टाइम के लिए पास किया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, आपको बोला है कितने मोल गैस के लिबरेट। अब तुम्हें पता है अगर एक्वस है तो वहां पे पानी भी आएगा,
तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्वस में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कॉपर सल्फेट के केस में क्या होगा, कॉपर तो जाके डिपॉजिट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल आपको चेक करना पड़ता है, याद है कि नहीं है? आई होप याद हो, है ना? और यहाँ पे O2 क्या है, लिबरेट होगी, तो O2 के लिए इक्वेशन मैंने कहा था याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता लिखवा भी रखिए तुम्हें स्पेशली। O2 लिबरेट होगा एनोड पे, यानी कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम 4 फैराडे पास कर रहे हो, 4 × 96500 कूलम, तो कितने मोल O2 लिबरेट हो रही है, 1 मोल, यस और नो, यस और नो? ठीक है, जब तुम इतना पास करोगे सॉल्यूशन से, कितना 5.Q/IT होता है ना, तो कितना होगा निकाल सकते हो? हाँ मैम बिल्कुल निकाल सकते हैं। सोल्व करना है इसको, सोल्व करो कितना आ रहा है, और अब कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है बाय द वे। ये आ रहा है सोल्व करने के बाद, मतलब पूरा सोल्व करने के बाद 0.3, तो x आ रहा है 0.3, तो 10x क्या हो जाएगा, 3। ऐसे करना था सोल्व, ठीक है? यानी कि इसके लिए अपने को वही जो ऑक्सीजन वाली इक्वेशन थी वो मालूम होना चाहिए, ठीक है? बस ऐसे ही करना था, देख रहे हो? जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुए थे उनको दोबारा सोल्व करना है, अगर आपको जरूरत पड़े तो दोबारा से इस वाले टॉपिक को पढ़ लेना, फैराडेज लॉ को। आई होप आपने पढ़ा भी होगा जब असाइनमेंट दे रही हूँ मैं सोल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आओ, 50th क्वेश्चन, अगेन बहुत बार मैंने क्लास में ऐसा करवाया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय इतना 10 mmHg, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तुम ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का दिया हुआ है, तो पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के बराबर होता है। तो ये कितना डिक्रीज हो रहा है, 10, ये 0.2, तो पी नोट कितना आ जाएगा, 50। बताओ भाई, आप क्या कह रहे हैं, द एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताना है आपको जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है 20 mmHg, तो यानी कि पी नोट माइनस पी एस, पी नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा बताना, 20/50, कितना आ गया, 0.4। हाँ 0.4, और सोलवेंट का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 0.6, और 0.6 आ गया तो आपको 5x बताना है, यानी कि 3 आ जाएगा बस। तो यानी कि आंसर 3, ये तो मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, और ये जेई में भी आया हुआ है, तो ये वाले क्वेश्चन ना आते रहते हैं, ठीक है? बस कुछ नहीं करना, अगर तुमने ये पढ़ा हुआ है तो तुम्हें बस वैसे वैसे चलना जैसे जैसे ये बोल रहा है तुम्हें क्वेश्चन वाला। उसने बोल दिया कि भाई साहब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है बाय, अगर वो लिखे ना रिड्यूस्ड बाय, लोवर्ड बाय, डिक्रीज बाय, तो समझ जाना पी नोट माइनस पी एस की वैल्यू है, राइट? मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का दिया हुआ है, फिर वो कह रहे हैं कि सोलवेंट का निकालो जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बाय, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है 20 mmHg से, तो बस तुम्हें फिर निकालना है, ठीक है?
तो ये थे तुम्हारे कुछ 25 सवाल। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया है या फिर दोबारा समझने की जरूरत है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, रिकॉर्डिंग भी देखनी है देख लेना, और मुझसे पूछ लेना कि मैम क्वेश्चन को आपने कैसे करवाया था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कल का पेपर। अब तो बेटा पेपर होंगे और सारे पेपर इसी तरीके से बनने वाले हैं तुम लोगों के, जैसे जेई में आते हैं। हाँ देखो, जेई के पेपर में भी डिफिकल्ट आते हैं, इसमें भी वो डिफिकल्ट डालेंगे, डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो पेपर को। क्या आपका टाइम मैनेज हो पा रहा है, क्या आप लोग एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हो, क्या आप लोग मिस्टेक्स एनालाइज कर रहे हो, ये सब तुम्हें सीखना है इन 1.5 महीने में, अगर तुमने नहीं सीखा, क्योंकि नवंबर मेरे लिए तो आधा जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। और कल वाली क्लास में अपन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, और टेस्ट कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, टेस्ट सारे बच्चे देंगे। ठीक है जी। Yes, ma'am.